बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर बुक 2 का जो पार्ट 2 में हीरोज़ हैं उनमें आप लोगों के साथ हीरो नंबर 1 सर विंस्टन चर्चिल के बारे में बात करूंगा। इनका ऐसे फर्स्ट ईयर एट हैरो, इसकी डिटेल से आप लोगों को ट्रांसलेशन दूंगा और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो पहले बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं या इसके अलावा भी जो मुझे लगेगा कि ये आगे बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं, वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ट्रांसलेशन के दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए वो सब आपको बताऊंगा और इस ट्रांसलेशन के एंड पे आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितने क्वेश्चन जिसके बनते हैं उन सब को मैं सम अप करके कुछ इस तरह करूं कि 3 से 4 क्वेश्चन मिक्स करके उसका आपको एक ही आंसर दूं। इसी तरह जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको मैं इसी तरह मैं जम करता जाऊंगा और आपको लास्ट में उसके इकट्ठा एक ही आंसर तैयार करके दूंगा। और इसके अलावा आप लोगों को 2 बातें सीखनी है। एक तो इसका बैकग्राउंड जानना है, जो राइटर जो हीरो सर विंस्टन चर्चिल है इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेशन अच्छी समझने के लिए। और इस लेसन का, इस एसे का जो टाइटल है फर्स्ट ईयर एट हैरो, इसके बारे में थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के, क्योंकि बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड जाने बगैर अगर आप ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे आपको ट्रांसलेशन समझ नहीं लगेगी। तो मुझे बार बार ट्रांसलेशन में फिर रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बैकग्राउंड डिस्कस कर चुका हूँगा। पहले तो आप सर विंस्टन चर्चिल के बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज ले लें। सर विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वर्ल्ड वार सेकंड में। दुनिया में 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। पहली जंग जो वर्ल्ड वार 1 है वो 1914 से 1919 तक उसकी डेट है। 1914 के एंड में नवंबर में वो जंग स्टार्ट हुई थी, इसलिए उसकी अक्सर डेट जो है 1915 के साथ लिखी जाती है। 1914 से आपको पता है 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार थी और जो सेकंड वर्ल्ड वार थी वो 1939 से 1945 तक थी। अब जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई है, इस सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान सर विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने इंग्लैंड को एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है। बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी रहे हैं, आर्मी के ऑफिसर भी रहे हैं और इंग्लैंड में जो जंग हुई है सेकंड वर्ल्ड वार, उसमें ब्रिटेन को, उसमें यूके को, उसमें इंग्लैंड को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और इसके अलावा बड़े दानश्वर, बड़े दाना और बड़े पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर्स में इनका शुमार होता है। ये तो उनका हो गया हल्का फुल्का तारफ। अब फर्स्ट ईयर एट हैरो, हैरो को आप याद रख लें। हैरो इंग्लैंड में एक फेमस इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है जो बच्चों को सिखाता है, जो बच्चों को तालीम देता है। इस इदारे में 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। पहला लैटिन है, दूसरा ग्रीक है, तीसरा इंग्लिश है। ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जो लैटिन और ग्रीक है इसकी उस दौर में जब सर विंस्टन चर्चिल हैरो में गए, वहां पे पढ़ने के लिए गए और इस साल जब वो फर्स्ट ईयर एट हैरो में जब उनका फर्स्ट ईयर था, पहला साल था, और कहते हैं कि इस हैरो की वजह से आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ, जिस स्टेटस पे भी हूँ, जिस रुतबे पे भी हूँ, आज मैं जो कुछ मेरे पास, जितना मेरा इल्म है, जो कुछ भी मेरे अंदर समाया हुआ है, वो इस हैरो की ही सारी की सारी इस हैरो की वजह से है, इस हैरो की ही मेहरबानी है। वो कहते हैं कि ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश ये 3 जुबानें थी उस वक्त, और ग्रीक और लैटिन सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती थी, जो पूरी दुनिया में बोली जाती और समझी जाती थी। और इसके अलावा जिनको ग्रीक और लैटिन जुबानें आती थी उनकी बड़ी पजीराई थी, उनकी बड़ी इज्जत अफजाई थी, उनकी बड़ी इज्जत व तकरीम की निगाह से देखा जाता था। ग्रीक, लैटिन, वाह वाह क्या बात है। और इसी तरह और वो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ते थे उनको सबसे डल, सबसे फुलिश और सबसे स्टूपिड
स्टूपिड और स्टूपिडेस्ट, जो सबसे स्टूपिड होते हैं, उन बच्चों में शुमार किया जाना। कि इंग्लिश ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे कुछ भी नहीं आता वो इंग्लिश की तरफ जाता था। जो सबसे जो कुंद ज़हन था, जो सबसे नालायक तरीन बच्चा था, वो इंग्लिश की तरफ जाता था। अब ये वैल्यू थी उस वक्त की इंग्लिश की। फर्स्ट ईयर एट हैरो, जिसमें हैरो आपको बताया इंस्टीट्यूट है, और फर्स्ट ईयर चर्चिल का वहाँ पे जो पहला साल था वो कैसा था, चर्चिल को हैरो में एडमिशन किस तरह मिला, किस कैटेगरी में मिला। ग्रीक और लैटिन आपको पहले ही बताया कि जो सबसे ज़हीन तरीन बच्चे हैं वो ग्रीक और लैटिन पढ़ते हैं, और इसके अलावा जो सबसे डल और सबसे जो स्टूपिड बच्चे माने जाते हैं वो इंग्लिश की तरफ जाते हैं। ये तब की बात है जब इंग्लिश को फेम नहीं मिली थी। अभी इंग्लिश लैंग्वेज अभी दुनिया में इंटरनेशनल नहीं बनी थी, ये तब की बात है। तब हैरो ने, जो चर्चिल थे, उन्होंने हैरो में जब एडमिशन लिया तो किस तरह एडमिशन उनको मिला, क्या उन्होंने पेपर दिया, ये सारी डिटेल आप लोगों को इस एसे में उनके मिलती है, जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत की है कि हैरो ने मुझे कैसे ज़ीरो से हीरो बनाया। बाकी इसकी डिटेल जो है वो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता हूँ, फिर साथ साथ चलते हैं इसकी। तो कहते हैं आई हैड स्कैर्सली पास्ट माई 12th बर्थडे। स्कैर्सली कहते हैं हार्डली, बामुश्किल। अभी स्कैर्सली बामुश्किल पास्ट माई 12th बर्थडे, बामुश्किल मैंने अभी 12वीं साल में ही पढ़ा था, अभी मेरी 12वीं बर्थडे ही हुई थी। व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ एग्जामिनेशन। याद रखना, वो एग्जामिनेशन को इनहॉस्पिटेबल रीजन कहते हैं। इनहॉस्पिटेबल कहते हैं जो क्रूअल हो, जो अनसर्टेन हो, जो नामुनासिब हो। अब एक ऐसा रीजन जो कि अनफ्रेंडली होता है, जो हॉस्टाइल हो। मैंने 3-4 आपको वर्ड्स बताए हैं, इन सब को आप साथ साथ नोट करते जाएंगे कि इनमें से किसी वर्ड का भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इनहॉस्पिटेबल जो नासाजगार होता है, जो जालिम, अकॉर्डिंग टू सर विंस्टन चर्चिल, वो कहते हैं बड़ा एक रीजन कहते हैं एरिया को, इलाके को कहते हैं, जगह को कहते हैं। अब वो कहता है ये एक जालिम जगह थी, ये एक नासाजगार जगह थी, ये नामुनासिब जगह थी। कौन सी? एग्जामिनेशन। वो कहता है मैं अभी 12वीं साल में ही था कि जब मैं इस जालमाना निज़ाम में आया। कौन सा जालमाना निज़ाम? किसको जालमाना निज़ाम कह रहा है? एग्जामिनेशंस को। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, और ऐसा इस एरिया में आया ना, फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, अगले 7 साल तक आई वॉज डेस्टाइंड। डेस्टाइंड वर्ड डेस्टिनी से है। डेस्टिनी कहते हैं मुकद्दर को, किस्मत को। अब डेस्टाइंड के लिए जो वर्ड है ये डूम, DOOMED, डूम्ड है, और ऑर्डेन्ड है, ORDAINED, मुकद्दर में लिख देना। कहते हैं अगले 7 साल ये एग्जामिनेशन मेरे मुकद्दर में लिख दिए गए। टू जर्नी, अब इस जर्नी जो 7 साल की जर्नी थी आगे, अब अगले 7 साल तक मैं इसी जालमाना निज़ाम के अंडर चला। दीज एग्जामिनेशन वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी। ट्रांसलेशन को गौर से सुनना है। आप जितनी ट्रांसलेशन इसकी, जितना टेक्स्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आप उतने ही काबिल होंगे कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है आप उस क्वेश्चन को खुद से मोल्ड कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। तो पहले आपको बताया कि वो कहता है मैं अभी 12 साल का ही था जब मैं इस जालमाना निज़ाम में आया, और ये जालमाना निज़ाम कौन सा था? एग्जामिनेशन का। और अगले 7 साल तक मेरा ये सफ़र, ये एग्जामिनेशन ये जारी रहा। दीज एग्जामिनेशन वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी। ट्रायल आपको पता है एग्ज़ाम को कहते हैं, इम्तिहान को कहते हैं। कहता है ये एग्जामिनेशन, ये जो इम्तिहान थे, मेरे लिए बड़ी आजमाइश थी। द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, वो सब्जेक्ट बड़े डियर, जो प्यारे थे एग्जामिनर्स को, वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली कॉन्स्टेंटली होता है, जो कॉन्टीन्यूसली होता है, जो लगातार होता है, जो हमेशा। आई फैंसीड लीस्ट। फैंसी कहते हैं थिंकिंग को, फैंसी कहते हैं तखयल को, इमेजिनेशन को कहते हैं। यहाँ पे फैंसीड जो है वो लाइक्ड के सेंस में आएगा।
वो सब्जेक्ट एग्जामिनेशन जो मैं एग्जामिनर्स वो सब्जेक्ट पसंद करता था, आई फैंसीड लीस्ट, जिनको मैं कम सोचता था, जिनको मैं डिसलाइक करता था, जिनको जो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं थे। अब एग्जामिनर्स वही सब्जेक्ट कंटिन्यूसली मुझसे पूछते थे। I would have liked to be examined in history, poetry and essay writing. What were the subjects Churchill liked and disliked? दोनों आपने बात रखनी है। वो कहता है I wanted to be examined in history, poetry and writing essay. ये तीन सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग एसे, जिसमें वो चाहता था कि मुझसे इम्तिहान ले। द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड, लेकिन क्या करते थे एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पर पार्शल, पार्शल कहते हैं फेवर, वो इस हक में होते थे, इस फेवर में होते थे टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स। लैटिन एंड मैथमेटिक्स, लैटिन और मैथमेटिक्स इसको पसंद नहीं है। उनमें ग्रीक्स भी है, ग्रीक भी है, लेकिन फिलहाल दो उन्होंने मेंशन किए हैं, लैटिन एंड मैथमेटिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट वो पसंद नहीं करता। वो पसंद करता है पोइट्री, हिस्ट्री, राइटिंग, एसे। वो चाहता था कि मुझसे इन तीनों में इम्तिहान लिया जाए, इनमें मुझे जज किया जाए। लेकिन जो एग्जामिनर थे वो जब मुझे जज करते थे तो उन्होंने लैटिन और मैथमेटिक्स को ही चुना। एंड दियर विल प्रीवेल्ड, और विल कहते हैं यहाँ पे, एक तो विल गागी गे के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे विल जो है वो मर्जी के लिए यूज होगा। तो दियर विल प्रीवेल्ड, प्रीवेल कहते हैं स्प्रेड को, प्रीवेल कहते हैं छा जाने को। प्रीवेल जहाँ पे विन करने को है, जीतने के सेंस में है, वैसे प्रीवेल छा जाने को कहते हैं, कवर कर लेना किसी पूरी चीज को। कहता है मर्जी तो उन्हीं की छाननी है, मर्जी तो उन्हीं की चलनी है, जीतना तो आखिर एग्जामिनर्स ने है। आप टीचर को जितना मर्जी कह ले कि मुझे ये क्वेश्चन तैयार है, ये पूछना वो ना पूछना, मर्जी तो टीचर की चलेगी। मोर ओवर, और मजीद ये द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड, द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट जो ऊपर उसने बताए हैं, लैटिन और मैथमेटिक्स, जिनको वो डिसलाइक करता है, तो वो क्वेश्चन विच दे आस्क्ड वो पूछते थे ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स में, वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, और ये क्वेश्चन इनवेरिएबली ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली, और ये क्वेश्चन लगातार वो क्वेश्चन हुआ करते थे, दोज वो क्वेश्चन टू विच आई वाज अनएबल, जिसमें मैं इस काबिल नहीं होता था। वो क्वेश्चन मुझे उन्हीं दो सब्जेक्ट से पूछते थे जो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, और फिर आई वाज अनएबल, मैं इस काबिल नहीं होता था टू सुजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फाई करने वाला, काम डाउन करने वाला, मैं फिर आगे से उनको सेटिस्फाई करने वाला आंसर नहीं दे पाता था, क्योंकि ऑलरेडी वो उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं जो मुझे डिसलाइक है, जो मैं उनको पसंद नहीं करता। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, हो जाए आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड, मैं चाहता था कि मुझे पसंद था कि वो मुझसे पूछे, टू से मुझसे पूछे व्हाट आई न्यू, जो मैं जानता था। अब ऐसा तो नहीं होता कि जो क्वेश्चन आपको याद हो एग्जामिनर भी आपको वही इम्तिहान में डाल के दे। वो यही चाहता था कि जो मुझे आते हैं एग्जामिनर वो मुझसे पूछे। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क, वो हमेशा मुझसे वो पूछते थे व्हाट आई डिड नॉट नो, जो मुझे नहीं पता होता था। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड, अब कहता है उन्होंने मेरी नहीं मानी, मैंने उनकी नहीं मानी। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड, विलिंगली जब विल मर्जी, जब मैं अपनी मर्जी से डिस्प्ले शो करता था माई नॉलेज, मेरा नॉलेज। अब उन्होंने अपने अपने तौर पे जो क्वेश्चन थे वो मुझसे पूछे, मैंने अपने तौर पे जो मैंने आगे से नॉलेज शेयर किया। दे साट टू ट्राई एक्सपोज माई इग्नोरेंस, दे साट टू ट्राई टू, अब वो क्या करते थे, दे ट्राई टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को, ला इल्मी को, तो आगे से वो कहते थे कि ये जाहिल है, ये ला इल्म है, ये अनपढ़ है, ये स्टूपिड है, इसे कुछ भी नहीं पता। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, इस तरह की ट्रीटमेंट, इस तरह का इलाज, इस तरह का सलूक मेरे साथ जो किया जाता था, हैड ओनली वन रिजल्ट, उसका एक नतीजा था, आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, कि मैं कभी भी इम्तिहान में अच्छा नहीं कर पाया। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। आगे
वो अपनी डिटेल बताता है फर्स्ट ईयर एट हैरो उसका कैसा गुजरा। दिस वॉज especially ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो एंट्री टेस्ट लेते हैं किसी भी इदारे में दाखिल होने के लिए। जो अच्छे इदारे होते हैं वो स्टूडेंट से एंट्री टेस्ट लेते हैं पहले। वो कहता है ये बात जो एग्जामिनेशन मेरे लिए हमेशा क्रूअल रीजन रहा है, एक इनहॉस्पिटेबल रीजन रहा है, अनसूटेबल रीजन रहा है। तो ये बात मेरी तब सच साबित हुई जब मैंने एंट्री टेस्ट दिया, एंट्री एग्जामिनेशन दिया टू हैरो में। द हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन, नाम आपने याद रखने हैं, 2-3 कैरेक्टर्स हैं लेकिन आसान से आपको याद रहेंगे। कहता है हेडमास्टर जो यहाँ पे एडमिशन देने वाला था, मिस्टर वेल्डन होएवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज। हुआ वही, लैटिन उसे पसंद नहीं थी, आगे से उसे जो जज किया गया, उससे जो एग्जाम लिया गया वो लैटिन में लिया गया। अब कहता है मिस्टर वेल्डन जो वहाँ पे हेडमास्टर थे, टुक अ ब्रॉड माइंडेड ओपन माइंडेड, उन्होंने वसी और नज़र के साथ, बड़े ओपन हार्ट के साथ टुक अ व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज जो उसका पेपर था, जो उसने राइट किया था, जो उसने लिखा था। अब कहता है मेरे जो उन्होंने लैटिन पेपर था, बड़े ओपन हार्ट के साथ, बड़े खुले दिल के साथ उन्होंने मेरा लैटिन का वो पेपर देखा जो मैंने वहाँ पे दिया था। ही शोड डिसर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जो किसी चीज़ को जज कर लेना, किसी चीज़ को समझ लेना, किसी चीज़ को परख लेना, ये डिसर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग है। विजडम को कहते हैं, किसी चीज़ को ग्रिप कर लेने को कहते हैं। अब वो कहते हैं बड़े समझदार इंसान थे, वो समझ गए इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, जो मेरे अंदर एबिलिटी है। अब उन्होंने मेरी एबिलिटी को समझ लिया, मेरे अंदर जो काबिलियत थी उन्होंने इस काबिलियत को समझ लिया। क्या काबिलियत थी, कैसा पेपर दिया, वो वजाहत करता है आगे। कहता है दिस वॉज द मोर रिमार्केबल, कि मिस्टर वेल्डन उनको बड़ा याद करता है, उनका बड़ा एहसानमंद है, उनका बड़ा ममनून है, बड़ा शुक्रगुजार है। कैसे वो आगे आपको खुद पता चल जाएगा। कहता है कि उन्होंने मेरी जर्नल एबिलिटी, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, उन्होंने इसको परख लिया, उन्होंने इसको जांच लिया। और दिस वाज द मोर रिमार्केबल होता है मेमोरेबल, काबिल याद जो। कहता है ये जो है बड़ा काबिल याद, काबिल जिक्र है कि उन्होंने मेरी जनरल एबिलिटी को जज कर लिया। बिकॉज क्योंकि आई वाज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर। आप किसी इदारे में एंट्री टेस्ट देने जाओ और वहाँ पे अनएबल टू अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन, आपसे जो एंट्री टेस्ट लिया जाए और आप उस एंट्री टेस्ट में आप कुछ भी परफॉर्म ना कर सको, कुछ भी आंसर ना दे सको, पेपर को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आओ, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा? आप बिल्कुल, आपका आंसर ना में होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। उसने लैटिन का पेपर दिया और बिल्कुल ब्लैंक दिया, अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर सका इन द लैटिन पेपर। लैटिन के पेपर में वो कहता है हाउ डिड चर्चिल राइट हिज लैटिन पेपर, किस तरह उसने अपना लैटिन का पेपर उसने लिखा, कैसे लिखा। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। अब उसका अटेम्प्ट करने का तरीका देखें। लैटिन का पेपर उसे दिया गया सॉल्व करने के लिए। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, मैंने अपना नाम जो था एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर लिखा। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1, आगे मैंने क्वेश्चन 1 लिखा जिस तरह स्टूडेंट लिखते हैं। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन थिंकिंग, सोचने के बाद, काफ़ी देर सोचता रहा, इसे बहुत बड़ा काम कर लिया है। आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, फिर मैंने क्या किया, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था, 1 के आगे मैंने ब्रैकेट डाल दी, जिस तरह आगे आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। बट देयर आफ्टर, कहता है ब्रैकेट भी डाल दी, देयर आफ्टर उसके बाद, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, फिर मुझे कुछ भी सोच नहीं आई कनेक्टेड, वो जो जुड़ी हुई हो विद इट, इस पेपर के साथ, क्योंकि लेटर में बिल्कुल कोरा था। मैंने बस क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके आगे ब्रैकेट डाली और इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं आया। दैट वाज आइदर रेलिवेंट और ट्रू, मुझे कोई बात नहीं है जो रेलिवेंट हो इस पेपर के या कोई ठीक बात हो, मैं और कुछ भी नहीं सोच सका। इंसिडेंटली हादसाती तौर पर, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली, जिस तरह हादसाती तौर पर
देयर अराइव्ड सम नाउवेयर इन पार्टिकुलर अ ब्लॉट एंड अ सिवरल स्मेजेस। कहता है मुझे नहीं पता कहाँ से, नोवेयर कहाँ से, पार्टिकुलर अ ब्लॉट एंड अ सेवरल स्मेजेस, ब्लॉट कहते हैं डार्ट को। कहता है मुझे नहीं पता कहाँ से पेपर में ब्लॉट कुछ डार्ट आ गए एंड अ सेवरल स्मेजेस, सेवरल मैनी, स्मेजेस कहते हैं स्पॉट्स को, स्मेजेस कहते हैं जो ब्लॉट्स होते हैं, जो स्पेट्स हैं। अब कहता है मुझे नहीं पता कहाँ से कुछ जो डार्ट्स थे, कुछ नुक्ते और कुछ इंक के जो दाग थे वो पेपर में नुमाया हुए, लेकिन ये नहीं पता कि शायद उसका जो पेन था उसी से वो डार्ट या उससे वो सही लग गई होगी। आई गेज्ड फॉर 2 whole hours, 2 घंटे का पेपर था, 2 घंटे तक गेज्ड, गेज्ड कहते हैं ग्लेयर को, जो घूरना किसी चीज को। पेपर खाली है, कुछ आता जाता है नहीं है। कहते हैं मैं 2 घंटे तक उस पेपर को घूरता रहा एट दिस सैड स्पेक्टेकल, इस उदास सा जो मेरे पास स्पेक्टेकल, ये जो सीन था, ये जो प्रेजेंटेशन थी, ये जो मेरा मंजर सामने पेपर का था, इस पेपर पीस ऑफ पेपर को मैं 2 घंटे तक घूरता रहा। एंड देन, और फिर मर्सीफुल उशर्स, मर्सीफुल कहते हैं काइंड को, उशर्स कहते हैं जो टीचर्स हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो वहाँ पे जो पेपर कलेक्टर्स थे। फिर क्या बड़े मेहरबानी की उन्होंने, वो जो टीचर थे, एग्जामिनर थे, जो इन्विजिलेटर थे, कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल्स कैप, वो जो मैंने जो हल्का फुल्का सा जो मैंने वहाँ पे राइटिंग की थी, वो फूल्स कैप, वो पीस ऑफ पेपर उन्होंने मुझसे ले लिया। विद द अदर्स, दूसरों से भी लिया, एंड कैरिड इट अप टू द हेडमास्टर्स टेबल, और मेरा पेपर लेके हेडमास्टर के टेबल में चले गए। इट वॉज फ्रॉम दी स्लेंडर इंडिकेशन, स्लेंडर कहते हैं फीबल को, वीक को, ये लाइट सी जो मैंने हल्की फुल्की इंडिकेशन, जो मैंने प्रेजेंटेशन की थी, जो मैंने राइटिंग की थी, इस हल्की फुल्की राइटिंग ऑफ स्कॉलरशिप, जो मैंने एडमिशन के लिए, जो मैंने स्कॉलरशिप के लिए, जो मैंने जो वहाँ पे एंट्री के लिए जो मैंने ये इंडिकेशन दी, जो मैंने प्रेजेंटेशन दी, जो मैंने राइटिंग की थी, उस राइटिंग को देखकर मिस्टर वेल्डन ड्रीव द कंक्लूजन। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चर्चिल को हैरो से निकाल दिया जाए क्योंकि उसने पेपर खाली दिया है, लेकिन मिस्टर वेल्डन ड्रीव द कंक्लूजन, ड्रीव ड्रा निकालना, कंक्लूजन एंड निकाला, रिजल्ट निकाला, डैट आई वॉज वर्दी टू पास इन टू हैरो, आई वॉज एबल टू पास इन टू हैरो। उन्होंने ये नहीं कहा हैरो से इसे निकालो, उन्होंने कहा ये हैरो में एडमिशन लेने के काबिल है। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट। अब एक स्टूडेंट जो पेपर भी खाली दे के आए, एडमिशन का भी वो बड़ा शौक रखता है, और फिर उसे खाली पेपर देने के बावजूद वहाँ पे एडमिशन भी मिल जाए, तो कहता है इट वॉज वेरी मच क्रेडिट टू इट, मैं उनको बड़ा क्रेडिट, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। इस हवाले से इट शो डैट, तो ये पता चलता है डैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, एक ऐसे शख्स हैं जो कि चीज़ों की तह तक जाते हैं, जो वाकई की तह तक जाते हैं। नॉट अ मैन नॉट डिपेंडेंट ऑन द पेपर मैनिफेस्टेशन, पेपर प्रेजेंटेशन। अब बात ये है कि हर शख्स जो है, हर बच्चा जो है वो लाइक नहीं हो सकता। किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ आती है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेता है, लेकिन कोई बच्चा फ़ौरन से पिक कर लेता है। हर बच्चे का जो थिंकिंग एंगल है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी दूसरे बच्चे से थोड़ी सी या तो लो हो सकती है या हाई हो सकती है। अब वो कहता है इस लो और हाई में जो जजमेंट है, ये जजमेंट मिस्टर वेल्डन को बड़ी अच्छी आती थी, कैसे किसी बच्चे को लेके चलना है। अब अगर वो मुझे वहाँ पे एडमिशन ना देते तो उन्हें पता था कि ये बच्चा किसी काबिल नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये बच्चा हैरो में एडमिशन लेने के काबिल है। उन्हें पता था कि इस बच्चे को मैंने कैसे समझाना है, उन्हें पता था कि इस बच्चे को मैंने कैसे आगे लेके जाना है। अब इस हवाले से वो कहता है मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, हमेशा रिगार्ड, रिस्पेक्ट, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत रहेगी। ग्रेटेस्ट रिगार्ड, ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, तो इस बात पे मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, कॉन्सिक्वेंस कहते हैं रिजल्ट को, तो ये रिजल्ट
ऑफ हिज डिसीजन, जो उन्होंने फैसला किया कि मुझे हैरो में एडमिशन दिलवाया, आई वॉज इन ड्यू कोर्स, तो मैं प्रॉपरली क्या हुआ, प्लेस्ड इन द थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम। अब इस लाइन को जरा समझिए आप, प्लेस्ड इन द थर्ड, थर्ड कैसे, फिर उसके बाद इन द डिवीजन ऑफ फोर्थ। अब हुआ कुछ ऐसे है कि आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश, ये तीन जुबानें उस वक्त मेजर लैंग्वेजेस हैं। ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश, हर जुबान के आगे 4 दर्जे हैं। ग्रीक में जो सबसे टॉप जो स्टूडेंट हैं वो ग्रीक में 4 दर्जे हैं। अब उस हवाले से उनकी इंटेलिजेंस को परखते हुए उनको मुख्तलिफ 4 दर्जों में एडमिशन है। अब ए बी सी डी, इसी तरह आगे लैटिन की बारी आती है तो लैटिन के भी 4 दर्जे हैं, ए बी सी डी। और फिर तीसरे नंबर पे इंग्लिश की बारी आती है और इंग्लिश के भी 4 दर्जे हैं, ए बी सी डी। जो थोड़े बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो ए में है, जो थोड़े से वीक है वो बी में है, जो उनसे वीक है वो सी में है, और जो सबसे वीक है वो डी में है। और ये फोर्थ डिवीजन होगी थर्ड की। थर्ड की क्यों? क्योंकि इंग्लिश थर्ड में आती है, पहले ग्रीक है, फिर लैटिन है, फिर इंग्लिश है। अब इंग्लिश थर्ड में आ गई और थर्ड के भी फोर्थ डिवीजन में उसको एडमिशन मिला। थर्ड का भी जो चौथा दर्जा था, जहां पे सबसे नालायक 3 स्टूडेंट थे, उस जगह पे इनको एडमिशन मिला। ये सबसे बॉटम था। सबसे टॉप आपको बताया ग्रीक है और सबसे बॉटम पे इंग्लिश है, और इंग्लिश के भी चारों जो उसकी डिवीजन थी, उन चारों में भी जो सबसे लास्ट वाला था उसमें उसको एडमिशन मिला। द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज, जो नए बच्चों के नाम थे, और प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट, स्कूल की लिस्ट में उनके नाम वो प्रिंट हुए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले ए वालों का नाम आया, फिर बी वालों का, फिर सी वालों का, फिर डी वालों का, जिन जिन का एडमिशन हुआ था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम लिखे हुए। एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चल, अब कहता है मेरा नाम जो था स्पेंसर चर्चल बिगैन विद एस, एस से स्टार्ट होता था। आई गेन नो मोर एडवांटेज, कहता है इसका भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। एस क्योंकि जेड वाले लास्ट में होंगे, लेकिन एस वाला थोड़ा सा ऊपर होगा। कहता है मेरे एस नाम का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट, मुझे ये जो अल्फाबेट ए बी सी थी इसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। एंड फ्रॉम द वाइडर स्फीयर ऑफ द लेटर्स, वो जो वाइड, वाइड कहते हैं ब्रॉड को, बिग को, बड़ी सी, स्फीयर ऑफ द लेटर, वो जो शीट थी ना लेटर्स वाली, वो जो शीट थी नाम वाली, जो सारी शीट जिसमें बच्चों के नाम प्रिंट हुए थे, उन सब में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जितने नाम थे उन सब लेटर्स का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम, कि मेरा नाम एस से स्टार्ट होता था और मेरे नाम से नीचे सिर्फ 2 बच्चे और थे। 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल लिस्ट, जितनी स्कूल की लिस्ट थी उसमें सिर्फ जो था मेरा नाम एस वाला था, और एस से नीचे सिर्फ 2 स्टूडेंट थे। दीज 2, और ये जो 2 बच्चे थे, आई रिग्रेट टू से, आई फील सॉरी टू से, दिस अपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। कहता है थोड़ा बहुत दिल को दिलासा हुआ था कि मुझसे नीचे 2 बच्चे और भी हैं, लेकिन दीज 2 डिसअपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली, वो जो 2 बच्चे मुझसे नीचे थे डिसअपीयर्ड, वो भी गायब हो गए, थ्रू इलनेस और सम अदर काज। अब यहाँ पे खैर जिस तरह भी था उसका एडमिशन हो गया हैरो में। उसके बाद कहता है कि आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन फॉर नियरली अ ईयर। अनप्रिटेंशियस सिचुएशन, प्रिटेंशियस वैसे शोई को कहते हैं जो दिखलावे वाली हो, अनप्रिटेंशियस वो जो दिखलावे वाली ना हो। यहाँ पे अनएज्यूमिंग या अनगेस्ड आप कह सकते हैं, कि जिसमें आप गैस ना कर सको कि आगे उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या पड़ेगा, समझ भी आएगा या नहीं आएगा, वो सब कुछ कहता है कि ये आगे जो सिचुएशन थी 1 साल तक ये अनगेस होने वाली थी। होएवर, ताहम, बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म, सो लॉन्ग इसलिए कहता है कि अभी वो लोएस्ट फॉर्म जो सबसे निचला दर्जा था, जो सबसे चौथा दर्जा था, वो चूंकि वो इस दर्जे में था तो फिर उसे चौथे से तीसरे दर्जे में आना था, फिर तीसरे से दूसरे दर्जे में जाना था,
फिर दूसरे से पहले दर्जे में जाना था, तो उसे 3 साल गुजारने थे। कहता है ये लोएस्ट फॉर्म में इतना अरसा गुजारना, आई गेन एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवरर बॉयज। इमेंस एडवांटेज, इमेंस कहते हैं ह्यूज को, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। अब कहता है कि मैं चूंकि इतना अरसा इस सिचुएशन में रहा, इस क्लास में रहा, आई गेंड एन इमेंस एडवांटेज, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ओवर द क्लेवरर बॉयज़। क्लेवरर जो होशियार, जो ज़हीन बच्चे थे। अब वो कौन से ज़हीन बच्चों की बात कर रहा है? जो वो बच्चे जो ग्रीक और लैटिन सीख रहे हैं, वो स्कूल के ज़हीन बच्चे शुमार होते थे। कहता है मुझे उन ज़हीन बच्चों पे बड़ा फ़ायदा हुआ। दे ऑल वेंट टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक, वो सारे लैटिन और ग्रीक सीखने चले गए। एंड स्प्लेंडिंग थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की जितने भी ज़बरदस्त चीज़ें थी। अब ग्रीक और लैटिन, चूँकि आपको बताया उसकी बड़ी फेम थी, बड़ी शोहरत थी, बड़ी उसकी हाउ भगत उसकी होती थी, हाउ भगत होती थी। तो इस तरह की जो ग्रीक के साथ और लैटिन के साथ जुड़ी चीज़ें थी, उनको वो सीखने चले गए। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, लेकिन मैं जो था मुझे इंग्लिश सिखाई गई। वी वर कंसिडर्ड सच डंसिस, डंसिस कहते हैं फूल्स को, जो स्क्रैप होते हैं, जो डल होते हैं, जो फुलिश होते हैं, जो बेवकूफ़ तरीन दर्जे के होते हैं, जो सबसे स्टूपिडेस्ट बॉयज़ होते हैं। अब कहता है नालायक तरीन, जिस तरह आप कह लें। वी वर कंसिडर्ड, वी वर थाट, हमें समझा जाता था, ऐसे डंसिस, ऐसे स्टूपिड फेलो समझा जाता, ऐसे नालायक तरीन स्टूडेंट समझे जाते थे। डैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, कि इतना डी ग्रेड काम था इंग्लिश सिखाना, जो सबसे क्या गुजरा उसको इंग्लिश सिखाएंगे आप। मिस्टर समरवेल, पहले मिस्टर वेल्डन का नाम आया था जो हेडमास्टर थे। नेक्स्ट जो भी करेक्टर है वो मिस्टर समरवेल, इनको भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन इन पे भी बड़े पूछे जाते हैं। मिस्टर समरवेल अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, डिलाइटफुल जो प्लेजेंट लुकिंग मैन होता है, जो हैप्पी लुकिंग मैन, जो हर वक्त खुशगवार मूड में रहता है। कहता है कि मिस्टर वेल्डन बड़े खुशगवार मिजाज आदमी थे, खुश मिजाज आदमी थे। टू हुम माई डेट इज ग्रेट, डेट कहते हैं कर्ज को। कहता है मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ, मैं उनका बड़ा कर्जदार हूँ, मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। वाज चार्ज विद द ड्यूटी, उनको ये ड्यूटी गई ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज, हम जो सबसे बेवकूफ़ तरीन थे, जो सबसे नालायक तरीन बच्चे थे, उनको ये ड्यूटी देगी गई कि हम नालायकों को वो पढ़ाएंगे, हम नालायकों को वो इंग्लिश सिखाएंगे। द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, द मोस्ट डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्डेड डिसरिस्पेक्ट, वो चीज़ जिसकी कोई इज्जत नहीं है। अब वो कहता है हमें जो सबसे लोएस्ट ग्रेड जो बच्चे थे और सबसे लोएस्ट जो थर्ड जो समझ लें कि जो इंतहाई जो नाकस तरीन, जो नालायक तरीन बच्चे हैं, और उनको आपने करवाना है काम क्या कि आपने इंग्लिश सब पढ़ानी है। और इंग्लिश भी लैटिन और ग्रीक के मुकाबले में आपको बताया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब कहता है उनको ये डिसरिगार्डेड, जो सबसे डिसरिस्पेक्टफुल काम था, ये मिस्टर समरवेल के सपुर्द कर दिया गया। नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश, बस आप उनको इंग्लिश सिखाएं आप। मेयर, मेयर कहते हैं ओनली को। ही न्यू हाउ टू डू इट, वो जानते थे। व्हाट वाज द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ मिस्टर समरवेल, इस पे क्वेश्चन भी आता होता है। हाउ डिड मिस्टर समरवेल टीच इंग्लिश, इस तरह के जुबान चेंज हो सकती है, वर्ड्स चेंज हो सकती है, क्वेश्चन सेम रहता है कि मिस्टर समरवेल ने इंग्लिश कैसे पढ़ाई, उनका तरीका क्या पढ़ाने का था, वगैरह वगैरह। ही न्यू हाउ टू डू इट, वो जानते थे ये मैंने कैसे करना है। ही टॉट इट, उन्होंने इसे पढ़ाया। एज, इस तरह, नो वन एल्स हैज एवर टॉट इट, ऐसे पढ़ाया कि कभी किसी ने ऐसी इंग्लिश नहीं पढ़ाई होगी। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग, ना सिर्फ हम इंग्लिश पार्सिंग कहते हैं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना, इंग्लिश के सेंटेंसेस को तोड़ के पढ़ना। अब इंग्लिश का एक सेंटेंस छोटा सा, आई एम अ टीचर, अब इसमें पार्सिंग कुछ इस तरह के बताएंगे, आई को इलादा, एम को इलादा, आ को इलादा और टीचर को इलादा। इस तरह हर वर्ड बताना है, ये आई है तो ये प्रोनाउन है, ये एम है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ए है तो ये आर्टिकल है, और इसी तरह ये टीचर है तो ये नाउन है। ये पार्सिंग हो गया, ये टुकड़े करके पढ़ाना, एक एक लफ्ज को अलग अलग करके पढ़ाना,
ये पार्सिंग होता है। थारोली कंप्लीटली हर सेंटेंस को पार्सिंग करके टुकड़ों में डिवाइड करके वो पढ़ाते थे। बट वी आल्सो एवर टॉट इट पार्सिंग थारोली, बट वी आल्सो प्रैक्टिस्ड कंटिन्यूसली इंग्लिश एनालिसिस। और हम इस इंग्लिश के एनालाइज को, जो इंग्लिश सेंटेंस को ब्रोक करना, जो इंग्लिश सेंटेंस को तोड़ के पढ़ना, जो इंग्लिश सेंटेंस को पार्टिकल्स में डिवाइड करके पढ़ना था, इसका हम कंटिन्यूली लगातार हम इसका एनालिसिस भी करते थे, हम इसे एग्जामिन भी करते थे, हम इसकी प्रैक्टिस भी करते थे। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन। उनका एक अपना तरीका पढ़ाने का था। ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस, वो एक बड़ा लंबा जुमला सा लेते थे। टुक अ फेयरली काफी लॉन्ग सेंटेंस, एक लंबा जुमला लेते, एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स पार्ट्स। और क्या करते, उस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर देते। जिस तरह आगे आपको मैंने एग्जांपल भी दी है, बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीनिंग। अब उनको एक मुख्तलिफ तरीका था, उनके पास मुख्तलिफ रंग की उनके पास स्याही होती थी, इंक्स होती थी, जिसमें ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन की उसने मिसाल दी है। ब्लैक हो सकता है वो सब्जेक्ट के लिए यूज करें, जहां जहां पे भी सब्जेक्ट आएगा ब्लैक के साथ लिखा जाएगा। आगे रेड जो है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के लिए यूज होगा, जहां जहां पे वर्ब आएगा वहां वहां पे उन्होंने रेड इंक यूज करनी है। और इसी तरह ऑब्जेक्ट जहां जहां पे आएगा उन्होंने ब्लू इंक यूज करनी है। और आगे जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए उन्होंने अलग से इंक रखी हुई थी। अब वो मिसाल देता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लास, कंडीशनल क्लास, कंजक्टिव एंड डिसकंजक्टिव क्लास। ये सारे सेंटेंसेस हैं। मैं ग्रामर चूंकि नहीं करवा रहा, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो उनके जो पार्ट्स हैं, जो उनके डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो कहता है कि इन सारे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इन सब को उन्होंने मुख्तलिफ इंक रखी हुई थी रिलेटिव क्लास, कंडीशनल क्लास, कंजक्टिव क्लास, डिसकंजक्टिव क्लास को समझाने के लिए। अगर डिसकंजक्टिव क्लास जिस जगह पे आती थी तो उन्होंने अपनी इंक यूज करनी है अलग से, और कंजक्टिव क्लास है, इसी तरह रिलेटिव क्लास है, कंडीशनल क्लास है, हर एक चीज को उन्होंने अलग इंक के साथ उन्होंने प्रोमिनेंट करना था। ईच हैड इट्स कलर, हर एक का अपना रंग था, एंड इट्स ब्रैकेट, और उनकी अपनी ब्रैकेट हुआ करती थी। इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल, इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस। तो ये एक किस्म की मश्क थी। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, हम ये मश्क रोज किया करते थे। एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड, क्योंकि मैं तीसरी कैटेगरी इंग्लिश में था, 3 times एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स। अब मैं 3 साल उसमें गुजारे। एज लॉन्ग, इतना लंबा अरसा, एज एनीवन एल्स, जो कोई वहां पे गुजारता है कि चौथी से आपने तीसरी में आना है, तीसरी से दूसरी में जाना है, फिर दूसरी से पहली में आपने आना है। तो कहता है मैंने ये 3 साल गुजारे। आई हैड 3 times एज मच ऑफ इट, 3 साल आपने और कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। 3 times, 3 दफा मैंने एक ही चीज को पढ़ता रहा, 3 साल मैंने एक ही चीज को मैं दोहराता रहा। आई लर्न इट थारोली, नतीजा क्या निकला? लर्न इट, मैं उसे सीख गया। थारोली, कंप्लीटली, दस इस तरह आई गॉट इनटू माय बोन्स, ऐसी इंग्लिश सीखी, ऐसी इंग्लिश उन्होंने पढ़ाई। आई गॉट इनटू माय बोन्स, उन्हें मैंने अपनी हड्डियों में सरायत कर लिया, अपनी हड्डियों में मैंने घुसेड़ लिया। इतनी इंग्लिश पढ़ी, इतनी इंग्लिश प्रैक्टिस की कि इंग्लिश मेरे जिस्म का एक हिस्सा बन गई। द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस, और उसके जितने एसेंशियल स्ट्रक्चर थे, एसेंशियल कहते हैं जो नेसेसरी, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो वर्ब क्लास, जितनी भी इंग्लिश ग्रामर में जो जो टर्म्स यूज होती हैं, उन सब को ब्रिटिश सेंटेंस, जो ब्रिटिश ग्रामर थी, उन सब को मैं थारोली समझ गया। विच इज अ नोबल थिंग, और ये मेरे लिए बड़ी एक नेक चीज है, बड़ी मेरे लिए एक अच्छी चीज है। एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स, और जब सालों बाद, माय स्कूल फेलोज, और यहाँ पे आपको पता है अब वक्त ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन के सामने आई, लैटिन और ग्रीक जो थी वो पीछे चली गई। अब क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश जंग जीत चुके थे और जो यूरोप था वो आगे आया, तो यूरोप आगे आया तो यूरोप की जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो प्रोमिनेंट हो गई।
वो वर्ल्ड वार में एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे उभर के सामने आई। तब जो ग्रीक और लैटिन सीखने वाले थे उनमें बड़ा डाउनफॉल हुआ, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई है। जिन्होंने ग्रीक पे या लैटिन पे मेहनत की है, अब अपने अच्छे रोजगार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उन्हें इंग्लिश की तरफ वापस आना पड़ा। ये पहले ही ऑलरेडी इंग्लिश सीख चुका था, तो इन्हें बड़ा इस चीज़ का फ़ायदा हुआ बाद में। इसी बात को वो डिस्कस करते हैं आगे अपने इसी ऐसे में। एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स, और सालों बाद, माय स्कूल फेलोज, मेरे जो स्कूल के हम जमात थे, हु हैड वन प्राइजेस, जिन्होंने इनामात जीते थे, एंड डिस्टिंक्शंस, और बड़े अवार्ड्स जीते थे, फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री, क्योंकि लैटिन में बड़ी पोइट्री उन्होंने लिखी। एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम्स, पिथी कहते हैं शॉर्ट को, मुख्तसर से, ब्रीफ से, एपिग्राम्स, एपिग्राम्स कहते हैं प्रोवर्ब्स को, जो हकायात होती हैं, जो फेमस मैक्सिम्स होते हैं, जो अकवाल होते हैं, उन्होंने ग्रीक में लिखे। हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, उन्हें दोबारा इंग्लिश की तरफ वापस आना पड़ा। कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश टू अर्न दियर लिविंग, ताकि वो अपनी रोजी कमा सके, और मेक दियर वे, या अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान मुझे फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। नेचुरली, कुदरती तौर पे, आई एम बाइस्ड, मैं हक में हूँ, मैं फेवर में हूँ, मैं राइट में हूँ, इन फेवर ऑफ बॉयज़, मैं उन बच्चों के हक में हूँ, इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश, वो बच्चे जो इंग्लिश सीखते हैं, मैं उनके हक में हूँ, मैं उनके फेवर में हूँ। बाइस्ड भी फेवर के सेंस में आता है। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मेरे बस में हो तो मैं सबको इंग्लिश सिखाऊं। एंड देन, और फिर, आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन एज ए ऑनर एंड ग्रीक एज अ ट्रीट। अब वो कहता है पहली जुबान मेरे बस में हो तो मैं इंग्लिश सिखाऊं, फिर दूसरी जुबान अगर आपने सीखनी है फिर मैं बोलूँ जाके लैटिन को सीखो एज ए ऑनर, इज्जत के लिए, एंड ग्रीक, और ग्रीक यूनानी जुबान बाद में सीखो एज ए ट्रीट, दूसरों के साथ बातचीत के लिए। बट द ओनली थिंग, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़, आई वुड विप देम, कहता है एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, एक चीज़ क्या, कि आपने इंग्लिश सीखनी है, और आई वुड विप देम, विप पनिश, मैं उसे मारूंगा, मैं उसे विप कहते हैं चाबक मारने को, जो घोड़े को चाबक मारी जाती है, गधे को चाबक मारी जाती है उसको तेज चलाने के लिए। कहता है मैं भी विप करूंगा, मैं भी चाबक मारूंगा, मैं सजा दूंगा देम, उन्हें, फॉर इट्स नॉट नोइंग इंग्लिश, जो इंग्लिश जिसे ना आती हो, जो इंग्लिश ना सीखे, मेरे पास में हो तो मैं उससे मारूं। आई वुड विप देम हार्ड फॉर डैट, कि इतना इंग्लिश का जुनून, इतनी इंग्लिश उसने अच्छी पढ़ी, इतनी इंग्लिश में वो एक्सपर्ट हो गया। कहता है कि आई वुड विप देम हार्ड फॉर डैट, कि मैं सबको इंग्लिश की तरफ लगा दूं, और जो ना सीखे, आई वुड विप देम, मैं उन्हें सजा दूं, हार्ड सख्त सजा दूं, फॉर डैट, इसके लिए। तो ये सारा उसका ऐसे था जिसमें उसने हैरो को डिटेल के साथ डिस्कस किया और अपनी जो इंग्लिश लर्निंग थी उसको भी हम तक पहुंचाया। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब उनकी तरफ लेके चलता हूं विद आंसर। तो ये बुक 2 मॉडर्न हीरो नंबर 1 फर्स्ट ईयर एट हैरो के जो टेक्स्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब को मैंने आप लोगों के लिए विद आंसर लिखा है। और जितने क्वेश्चन आप इसे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सारे बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को विद आंसर मैंने आप लोगों को अलग अलग से इनका आंसर तैयार करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं क्वेश्चन के आंसर को मैंने कुछ इस तरह मोल्ड करके लिखा है कि ये एक आंसर इन 5 क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 आप कंसिडर कर ले। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसमें अगेन आपको 3 क्वेश्चन का मिलाप करके मैंने उनका एक ही आंसर तैयार किया। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है इसकी कंफर्मेशन और इसको अलग से आपको बार बार तैयार ना करना पड़े। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो तकरीबन 8 क्वेश्चन बन चुके हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन मिला के इन्हीं चारों का आंसर मैंने एक ही आंसर उनका तैयार किया है। क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जाएगा
लेकिन आप लोग इसका भी फ़ायदा देखें कि एक आंसर आपका 4 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। इसी तरह जो लास्ट में ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इन दोनों क्वेश्चन को मिला के मैंने इनका एक ही आंसर तैयार किया है। ये क्वेश्चन नंबर आप 4 कंसिडर कर लें और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज चर्चिल एम्फेसिस ऑन लर्निंग इंग्लिश। तो टोटल आपके पास इस तरह कुल 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं उन सब को मैंने आंसर के साथ लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी किसी न किसी हद तक आप लोगों को इसकी मदद भी मिली होगी। इसके अलावा किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो आप ज़रूर बोलें, जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।